हम सब विकास की बात तो अवश्य करते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो विकास हम भूल जाते हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है जातीय। महंगाई चरम पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान में हो गए हैं, सरसों का तेल कहाँ है? हम व्यापारी ही पार लगाते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था की नैया को। हम व्यापारी ही पार लगाते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था की नैया को। ईश्वर ने बनाया है हमें ऐसा दानवीर, ईश्वर ने बनाया है हमें ऐसा दानवीर। हम हैं इस देश के वो दीपक, हम हैं इस देश के वो दीपक जिसकी रोशनी से हर स्टेट। मैंने ये भी कहा कि कोई संगठन ने अपने मैनिफेस्टो में व्यापारियों को स्थान नहीं दिया है, जिसको उचित नहीं कहा जा सकता है। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिस उद्योग और व्यापार के माध्यम से देश में सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व चाहती है, जिस उद्योग और व्यापार के माध्यम से सबसे ज़्यादा रोजगार देना चाहती है, उनके ऊपर कभी ईडी के छापा, कभी इनकम टैक्स का छापा, कभी जीएसटी का छापा, कभी लेबर डिपार्टमेंट का छापा। सुविधा के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पूर्वी विधानसभा में, और हमारे साथ जो दर्शक आप देख रहे हैं कार्यक्रम, लगातार जिस तरह से आप विजन यूपी कार्यक्रम को महत्व दे रहे हैं और हमको आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको बता दें, आज हमारे साथ भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद हैं। उनसे जानेंगे क्या है उनका चुनावी मिजाज और क्या है इस बार का व्यापारियों का विजन। आइए अब रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या है उनके दिल में। भाई साहब, रितेश गुप्ता जी, एक बार मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय पूरा और क्या विज़न है इस बार यूपी चुनाव का। सर्वप्रथम तो मैं स्वयं जी आपको और आपकी टीम को, और एक सुंदर जो आपने नारा दिया विजन यूपी, इस मुहिम के साथ चल रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम रितेश गुप्ता है, भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और आपका प्रश्न चुनाव को लेकर है। चुनावी माहौल पूर्ण रूप से बन चुका है, शीघ्र ही मतदान होने वाला है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सब विकास की बात तो अवश्य करते हैं, लेकिन जब वोट की बारी आती है तो विकास हम भूल जाते हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है जातीय धर्म, जो हमारे देश के लिए बाधा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अब की बार चुनाव में आप जागरूक रहिए और उनको मैनिफेस्टो को पढ़िए, और जिसको लगे कि जो वादा आपका पूरा कर सकता है। और व्यापारी लीडर होने के नाते आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सरकारें अभी तक, जो भी पार्टियां यहाँ यूपी में हैं चुनाव लड़ रही हैं, गंभीरता से अभी उन्होंने व्यापारियों को नहीं लिया है, और व्यापारी को लेकर मैनिफेस्टो में कोई भी ऐसी घोषणा नहीं कर रखी है। ये बहुत दुखद विषय है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी भी समय है, जो भी चुनाव पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं उन व्यापारियों को गंभीरता से लेना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए, उनको सुझावों को शामिल करना चाहिए, उनकी समस्याओं को शामिल करना चाहिए, ताकि व्यापारी वर्ग भी निराश ना हो। कल बजट आया है और केंद्र सरकार, वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि ये आम जनमानस का बजट है, गरीबों का बजट है। आप व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं इस बजट को? जैसा कि आपने कहा, व्यापारी पॉइंट ऑफ से, व्यापारी दृष्टिकोण से अगर हम इसको देखते हैं तो ये बजट पूर्णतया फेल है। पूर्णतया इस फेल है कि जीएसटी को लेकर लगभग 1000 बार बदलाव हो चुके हैं, और अभी तक वो अपने अमली जामा में नहीं आया है। और अगर अमली जामा में नहीं आया है और लगातार संगठन इस बात को उठा रहा है और कहता चला आ रहा है, लेकिन सरकार ने उसको कहीं भी बिंदु नहीं बनाया। दूसरा विजय है ऑनलाइन ट्रेडिंग का। आज निरंतर खुदरे व्यापारियों का कारोबार गिरता जा रहा है, और संगठन निरंतर मांग उठा रहा है इस बात की कि ऑनलाइन ट्रेडिंग पर अंकुश लगाया जाए। तीसरा विजय है एफडीआई। एफडीआई को लेके भारत सरकार और राज्य सरकार ने ये कहा था कि व्यापारियों को सहूलियत देंगे, और केंद्र जब ये उसका 49-51 का अनुपात लेके आ रही थी, तब हम लोगों से ये कहा गया था कि आप लोग समर्थन दीजिए और इसके अनुपात में हम कमी रखेंगे, हम 60 या 40 रखेंगे या 70 या 30 का रखेंगे, लेकिन सरकार ने उसका नहीं किया। इन बातों का भी नहीं ध्यान रखा। और अगला जो उन्होंने ब्लूप्रिंट 25 साल का दिया है, 25 साल में कहीं भी उन्होंने व्यापारी जगत को लेके, छोटे उद्यमी व्यापारियों को लेके कोई ऐसी ठोस योजना पेश नहीं की है जिसको हम ये कह सकेंगे ये बजट बहुत अच्छा है। तो ये माना जा सकता है कि व्यापारी नाखुश है? बिल्कुल, मैं इस बजट का बहिष्कार करता हूँ। एक आखिरी सवाल है आपसे कि चूंकि चुनाव बहुत नज़दीक है और कल नामांकन की आखिरी डेट है लखनऊ में, अगर जिस तरह से बात की जाए,
और पूर्वी विधानसभा में चूंकि आपका कार्यालय है और आप यहाँ से भी बिलोंग करते हैं, क्या लग रहा है इस बार पूर्वी विधानसभा में किसका वर्चस्व है, कौन जीतने वाला है या जनता का रुझान किसकी तरफ है? देखिए, जनता की बात मैं नहीं कह सकता हूँ कि जनता का मन तो जनता ही जानेगी। और जैसा भी मैंने आपसे कहा, मैं खास तौर से व्यापारियों को लेकर, हाँ, मैंने व्यापारी समस्याओं गिनाया, उस व्यापारी समस्याओं को लेकर कहा। और मैंने ये भी कहा कि कोई संगठन ने अपने मैनिफेस्टो में व्यापारियों को स्थान नहीं दिया है, जिसको उचित नहीं कहा जा सकता है। व्यापारी इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप उसको ही शून्य मान के चलेंगे तो निराशा निश्चित मान के चलिए। और व्यापारी अभी माहौल देख रहा है, और अगर कोई पार्टी इस बात को हम लोगों को गंभीरता से लेती है तो निश्चित मानिए व्यापारी उस ओर झुकाव होगा उसका। मतलब ये माना जाए कि व्यापारियों ने अभी तय नहीं किया कि किस ओर जाना है? निश्चित नहीं। जब मैंने कहा मैनिफेस्टो में कहीं तो बहुत समय कम बचा है। तो ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस पार्टियों का, कि व्यापारियों को नहीं ले रही है। और लगातार हम संगठन के माध्यम से अपनी आवाज़ को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल से, जो बता रहे थे कि अभी तय नहीं कर पा रहे हैं व्यापारी की किस ओर जाना है। हमारे साथ अजय त्रिपाठी मुन्ना जी हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है व्यापार मंडल भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल से। अजय जी, पहला सवाल आपसे, ये जो आपका व्यापार मंडल, इसका नाम है भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल, ये उद्योग और किसान एक साथ, क्या मतलब है? हाँ, ये देश में भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल एक इकलौता ऐसा संगठन है जहाँ उद्यमी, व्यापारी और किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, व्यापारी सब भाई भाई, मोची, नाई या हलवाई, व्यापारी सब भाई भाई, देश का अन्नदाता किसान और देश का भाग्य विधाता उद्यमी और व्यापारी दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं। बिना देश के अन्नदाता किसान के इस देश का कल्याण नहीं हो सकता है, और बिना उद्यमी व्यापारी के इस देश में खुशहाली नहीं आ सकती है। इसलिए भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल ने जो रेल के दो पहिए थे वो दोनों को इकट्ठा करने का काम किया है, और भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का इसी मकसद के तहत निर्माण किया है। उद्योगों की स्थिति अगर देखी जाए वर्तमान में, और चूंकि आप व्यापार मंडल से जुड़े हैं तो आप बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को समझते भी होंगे। और किसानों की हालत तो इस समय जगजाहिर है, सभी जान रहे हैं, किसान नाराज़ हैं सरकार से। अभी लंबा एक आंदोलन चला, आखिर में देश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं लोगों ने कहा कि झुकना पड़ा उनको, और उन्होंने कानून वापस लिया। क्या वर्तमान स्थिति है? ये देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के सरकार से उद्यमी और व्यापारी और देश का किसान काफ़ी परेशान था। और निश्चित तौर पर जब व्यक्ति परेशानी में होता है तो अपने दर्द का निजात चाहता है। उसको लगा कि जब देश में सत्ता का परिवर्तन होगा और दूसरी सत्ता देश में आएगी तो किसानों के चेहरे पर खुशहाली आएगी। उद्योग व्यापार जो धीरे धीरे कम हो रहे थे देश और प्रदेश में, उसमें बढ़ोतरी होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में उद्यमी, व्यापारी, किसान, नौजवान को यह संदेश देने का काम किया, सत्ता का परिवर्तन करिए, हम देश में खुशहाली लाने का काम करेंगे। जहाँ तक रही बात किसान की, किसान को जो डाई यूरिया पहले 400, 450 रुपये और 500 रुपये में मिलता था, वो आज 1500 रुपये में मिल रहा है। जो उस समय डीजल उनको 65 रुपये से लेकर 55 रुपये से लेकर के 65 रुपये में मिल रहा था, आज उनको 100 रुपये में मिलता है। किसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती ट्रैक्टर चलाने के लिए, इंजन चलाने के लिए डीजल की, वो डबल हो चुका है। यूरिया डाई का रेट 3 गुना बढ़ चुका है, लेबर रेट भी बढ़ चुका है। और ऐसे में किसान को जो उसके फसल का वाजिब मूल्य है, वो कल अगर 900 रुपये में था तो अब सिर्फ 1100 रुपये किया गया है। महंगाई 3 गुना ज़्यादा और उसके खरीद का रेट सिर्फ 25% बढ़ा है। ऐसे में किसान आत्महत्या कर रहा है इस सरकार में। उद्यमी व्यापारी पर आ जाइए, जितने भी उद्योग व्यापार थे, चाहे कानपुर की जेके जूट मिल ले लीजिए, चाहे लखनऊ की अपट्रान ले लीजिए, या बड़े बड़े स्कूटर इंडिया ले लीजिए, जो भारत सरकार की उपक्रम थी स्कूटर इंडिया, यूपी गवर्नमेंट की उपक्रम थी अपट्रान, और जो जेके जूट मिल कानपुर की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मिल थी, वो सब बंद हो चुके हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। जिस उद्योग और व्यापार के माध्यम से देश में सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व चाहती है, जिस उद्योग और व्यापार के माध्यम से सबसे ज़्यादा रोजगार देना चाहती है, उनके ऊपर कभी ईडी के छापा, कभी इनकम टैक्स के छापा,
कभी जीएसटी का छापा, कभी लेबर डिपार्टमेंट का छापा। सुविधा के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं है। शोषण के नाम पर जितने भी डिपार्टमेंट बने हैं, पुलिस से लेकर के इनकम टैक्स, वो सब उद्यमी और व्यापारी के ही घर पे आते हैं। तो आखिर सरकार की मंशा जो उद्योग व्यापार को बढ़ावा देने की थी, वो कहीं ना कहीं से बेईमानी नज़र आ रही है। धीरे धीरे उद्योग व्यापार भी पूरे उत्तर प्रदेश में कम होता चला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सोच थी, वो भी यहीं कहीं ना कहीं यहाँ से झूठी नज़र आ रही है। इतना आवेश, इतना एक तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार की सारी नीतियां ऐसा लगता है कि फेल सी दिखाई दे रही है, जिस तरह की आपकी जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सरकार के बारे में। और वाकई अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। चुनाव बहुत नज़दीक है, मतलब, और अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, उनके बड़े नेताओं की, तो वो कह रहे हैं कि एक बार हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, उसको सरकार बनाने के बाद देश के विकास पर दिमाग लगाना चाहिए था। सरकार बनने के बाद उद्योग कैसे बढ़ेगा, व्यापार कैसे बढ़ेगा, रोजगार कैसे बढ़ेगा, नौजवान को नौकरी कैसे मिलेगी, किसान के खेत में पानी कैसे पहुंचेगा, और खाद से लेकर के बीज तक कैसे उपलब्ध होगा, पूरी सरकार का दिमाग इस पर होना चाहिए था। नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार बनने से लेकर के आज तक, गोवा से लेकर मणिपुर तक, मणिपुर से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर बिहार तक, बिहार से लेकर पंजाब तक, और पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश तक सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ चुनाव कराने का काम किया है। एक चुनाव वो ख़त्म करते हैं, दूसरे चुनाव पर लग जाते हैं। देश कहाँ जा रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जबकि देश की जनता, देश का उद्यमी, देश का व्यापारी देश में खुशहाली चाहता है, अपने लिए विकास चाहता है। क्या माना जाए, सरकार मतलब जो दावा कर रही है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार आने वाली, क्या ये मतलब उम्मीद ना की जाए? देखिए, अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो देश के लिए ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। एक जनता होने के नाते, बड़ी बात कह रहे हैं। किसान का बेटा होने के नाते, उद्यमी व्यापारी का नेता होने के नाते मैं तर्क सहित आपको बता रहा हूँ, और पूछना भी चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि 2-2 बार इन्वेस्टर मीट हुई है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में। एक इन्वेस्टर मीट में देश के प्रधानमंत्री जी मौजूद रहे, और दूसरे इन्वेस्टर मीट में देश के गृह मंत्री जी मौजूद थे। लगभग 2 वर्ष पहले दोनों इन्वेस्टर मीट 1 साल के अंतराल में हुए थे। इन्वेस्टर मीट के बाद उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, व्यापारियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन सी सुविधा दे पाई थी? वन विंडो सिस्टम की बात की थी, और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोगों ने वन विंडो सिस्टम की बात की थी। क्या उनको पता है कि वन विंडो सिस्टम होता क्या है? जिस दिन वन विंडो सिस्टम इस उत्तर प्रदेश में किसी भी सरकार ने ईमानदारी से लागू कर दिया, जहां पर व्यापारी अपनी फाइल एक विंडो पर देगा और 1 हफ्ते टाइम बाउंड समय पर उसके समस्या का निस्तारण हो जाएगा, ऐसे सरकार का व्यापारी उद्यमी सम्मान भी करेगा, राजस्व भी बढ़ाने का काम करेगा, उसकी सरकार भी बनाने का काम करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, दोनों इन्वेस्टर मीट के बाद, जिस वन विंडो सिस्टम की बात की थी, उसी वन विंडो सिस्टम पे इसी कोरोना काल में देश के उद्यमी और व्यापारी अपनी गाड़ी लगा करके खड़े थे। मौत से हम बच सकें इसके लिए दवा इलाज की मांग कर रहे थे, वो तक नहीं मिल पाया। तो इन्वेस्टर मीट कहीं ना कहीं से झूठा है, सरकार की मंशा कहीं ना कहीं से झूठी है। बिल्कुल, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ये लखनऊ है, और यहाँ के व्यापारी, एक बड़ा संगठन, व्यापारी संगठन, और किस तरह से सत्ता को लेकर के जो लोग सत्ता की गद्दी में बैठे हुए हैं, उनको लेकर के, उनके विचार है, उनको काम को लेकर के जो एक नाराज़गी है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और भी व्यापारी पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं क्या है उनके दिल में। आप कितना सहमत हैं त्रिपाठी जी की बातचीत से, और अगर आपका अपना व्यक्तिगत विजन जाना जाए तो क्या लगता है इस बार सरकार और चुनाव किसकी ओर देख रहे हैं? देखिए, व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे बड़े भाई अजय जी ने बताया, आपको रितेश जी ने बताया, वो कहीं ना कहीं ये पब्लिक की वो है, उद्गार हैं। इसमें कहीं भी कोई वो नहीं है कि मतलब कोई बनावटी बात नहीं है। व्यापारी ये चाहता है कि हमको जो सुविधाएं मिले हम आगे पब्लिक को पास करें। व्यापारी एक पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच की एक कड़ी है, और उसको कहीं भी वो नहीं दिख रहा है कि हमको कोई सुविधा मिली हम आगे पास करें। अगर हमको कहीं ना कहीं टैक्स में दबाया जा रहा है, कहीं एफडीआई से दबाया जा रहा है, कहीं जीएसटी दबाया जा रहा है, तो हम आगे क्या पास करेंगे?
हम खुद ही अगर अपने आप में परेशान हैं तो नेचुरली पब्लिक परेशान रहेगी। और इसको कोई गवर्नमेंट ना समझ पाए या कोई भी सत्ताधारी लोग ना समझ पाए तो ये उनकी अपनी सोच है। पूर्वी विधानसभा की अगर बात करें तो क्या लगता है इस बार कौन मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहा है? देखिए, मजबूती से चुनाव तो जो सत्ता में है वो लड़ेगा, या जो पहले सत्ता में रह चुके हैं कि उनके पास किसी को फंड चाहिए, हर किसी को सत्ता में लड़ने के लिए बंदे चाहिए, वो दोनों के पास ही होते हैं। जो सत्ता से काफ़ी दिन से अलग है वो तो मजबूती से नहीं लड़ सकता। तो नेचुरली समाजवादी पार्टी और बीजेपी ही अच्छी फाइट कर पाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों के पास फंड है, दोनों के पास पब्लिक है, मतलब लोग हैं उनके पास। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि लड़ाई तो खैर सभी जान रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है, और खैर इसका फैसला 10 तारीख को हो भी जाएगा कि कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला। आप जानते हैं कि ताज जी, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव दो पार्टियों के बीच में है या फिर मिला जुला चुनाव होगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। ये जो आपने सवाल किया है, मैं 2 पंक्तियां में उसका जवाब दे दूंगा। हम व्यापारी ही पार लगाते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था की नैया को। हम व्यापारी ही पार लगाते हैं इस देश की अर्थव्यवस्था की नैया को। ईश्वर ने बनाया है हमें ऐसा दानवीर, ईश्वर ने बनाया है हमें ऐसा दानवीर। हम हैं इस देश के वो दीपक, हम हैं इस देश के वो दीपक जिसकी रोशनी से हर स्टेट जगमगाता है, जिसकी रोशनी से हर स्टेट जगमगाता है। तो अगर व्यापारी हित की बात ये सरकार नहीं करेगी तो यकीन जानिए कि ये सरकार दोबारा अगर आएगी तो इस देश के व्यापार को गड्ढे में डाल के चली जाएगी, इस देश को गुलाम बना के चली जाएगी। अब फाइट चाहे जिसकी हो, चाहे भाजपा की हो, समाजवादी से हो, बसपा की हो, कांग्रेस की हो, लेकिन जनहित के कार्यों को कोई भी सरकार आने के बाद उस पर रोक ना लगानी चाहिए। कोई भी सरकार आए, जनहित का कार्य चल रहा है, एक नाला बन रहा है या एक रोड बन रही है या एक पुल बन रहा है, आपने कह दिया ये योगी जी ने बनवाया है, इसको हम रोक देंगे, इंक्वायरी कराएंगे, वो तो जनहित का कार्य है, आम जनमानस के टैक्स के पैसे से बन रहा है, आप उसको क्यों रोक रहे? आप उसकी इंक्वायरी कराइए, सब कुछ कराइए, वो सब ठीक ठाक है। लेकिन आप उस योजनाओं को बंद कर देते हैं सरकार आने के बाद, जिसकी भी 5 साल के बाद सरकार चेंज हो जाती है। ये आम जनमानस के लिए बहुत गलत चीज़ है। क्या लगता है आपको कि ये सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आप लोगों का जो देखा जाता है कि विकास को लेकर के या व्यापारियों के हित की अगर बात की जाए, वो मुझे लगता है वहीं की वहीं चीज़ें बनी हुई हैं। क्या परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा आपको आने वाले समय में? बिल्कुल आएगा परिवर्तन बिल्कुल आएगा, लेकिन जब जनता जागरूक होगी, और जनता जागरूक हो गई है, उसने अपने मन में ठान भी लिया है, सोच भी लिया है। सन 2022 में वो इसका निर्णय बताई, परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा परिवर्तन। बिल्कुल कह रहे हैं परिवर्तन होगा। कुछ बुजुर्ग व्यापारी भी हैं, एक अच्छा अनुभव होता है। और दादाजी, आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहन सेठ है। मोहन जी, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, चुनाव में ऐसा है भाई साहब कि चुनाव जो लड़े जा रहे हैं, हम तो वहीं को वहीं खड़े हैं। हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, हम वोट देते हैं फिर वहीं पहुंच जाते हैं। सारी व्यवस्थाएं तो वैसे ही चल रही हैं। करप्शन की बात कर लो, वैसे ही है। लूटपाट की बात कर लो, वैसे ही है। शासन प्रशासन की बात कर लो, वैसे ही है। कहीं भी हम जाते हैं बस वही फाइलें की दौड़ शुरू होती है। यहाँ चले जाइए, वहाँ इन पे उचित कार्रवाई हो जाएगी, इस पर उचित कार्रवाई हो जाएगी, इस पर सब चीज़ एकदम एटीज है, कहीं से कुछ बदला नहीं है। हम केवल ठगे जा रहे हैं कि हम सत्ता सोचते हैं पलट गई, अब हमारी सुनी जाएगी, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हमारी सुनी जाएगी। लेकिन व्यवस्था तो सब ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं। एक चीज़ और देखी जाती है यूपी के चुनाव में, खासतौर से नफरत भरी राजनीति का एक दौर शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल 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 सही कह रहे। हम गांव से चले थे, जब शहर में आते आते गांव में अभी भी बात हो रही थी हमारे मित्रों के बीच में कि हमारे सामने, घर के सामने ब्राह्मण समाज था, बगल में हमारे बनिया था, एक कोने पे मुसलमान था, सब लोग मिल के साथ में रहते थे। अब लोगों ने ऐसा कर दिया है, केवल जाति धर्म, और जातियों में धर्म को तो बांटा ही बांटा, चलो ठीक है, अब तो जातियों में लोग बांट दे रहे हैं। ये जाति है, ये जाति है, ये जाति है। यूपी चुनाव में ऐसा खास तौर पे देखा जाता है। अब भैया हम यूपी में हैं तो यूपी को देख रहे हैं, बाकी जगह हम उतनी दूर तक तो जा नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर तो भाई साहब यही है। इससे क्या लगता है, जनता का नुकसान नहीं होता? इससे बहुत तकलीफ है, आत्मिक कष्ट है। हम जिस चीज़ को ख़त्म करना चाह रहे थे, जिस चीज़ को हमारे आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लोगों ने ख़त्म करने की सोची, आखिर हमने अंग्रेज़ों को क्यों भगाया?
इसीलिए ना कि वो जाति प्रथा, धर्म प्रथा, ये सबको लड़ा करके आपस में और राज कर रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए हमने किया। ये तो और धीरे 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 देख रहे कि बढ़ता जा रहा, नुकसान है। नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे चर्चा करी। युवा व्यापारी भी हैं, उनसे जानते हैं, चूंकि हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है। क्या गुड नेम है आपका? श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत जी, क्या लग रहा है आपको, बड़ा एक परिवर्तन देखा जा रहा है राजनीति में? जैसे मैंने अभी बाबूजी से पूछा कि नफरत भरी राजनीति, जातिगत राजनीति, हिंदू मुसलमान, कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। इनको बस एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, वोट पाओ और अपनी कुर्सी देखते रहो। इन्होंने किसी भी वर्ग के लिए कोई काम नहीं किया, केवल हिंदू मुस्लिम, केवल हिंदू मुस्लिम। के पास क्या एजेंडा है, हमने मंदिर बनवाया है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? कोरोना काल में आप इतना परेशान रहे, लोग मरते रहे, ना बेड है, ना ऑक्सीजन है, ना कुछ, ना दवाइयाँ हैं। वो तो कह रहे हैं हमारे जो कार्यकर्ता, जो मंडल स्तर, बूथ स्तर में सब लगा, बहुत सेवा करी, खाना खिलाया लोगों को, अन्न बांटा और राशन भी बांट रहे हैं। कोरोना काल में मैं भी रोड पे रहा, मैंने भी देखा कितना किसने क्या किया। कोई नहीं मिलता था। एम्बुलेंस के रेट इतने हाई थे, जो 1500 की एम्बुलेंस थी वो 5000 6000 रुपये रेट मांग रही है ज़्यादा दूरी जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये, आपने व्यापारियों के लिए किया क्या? बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका आपने कर्ज माफ़ कर दिया। कोरोना काल में जो मध्यम व्यापारी था, जो नुकसान में गया, जिसने किराया भाड़ा दिया, अपना बिजली का बिल दिया, सब कुछ दिया, उसका जो कर्जा था वो कैसे भरेगा? वो बिजनेस तो उठ नहीं पा रहा है इस समय। उसके लिए सरकार ने क्या किया? तो नाखुश है कुल मिला के, ये समझा जाए? हाँ बिल्कुल। इस बार किसको देख रहे हैं सत्ता में आते हुए? अब जो व्यापारियों के लिए काम करेगा उसको लेकर आएंगे। उसको मतलब आप दिल में रखेंगे, बताएंगे नहीं बताएंगे नहीं फिलहाल। चलिए, खैर ये आपका अपना स्वयं का अधिकार है, और किसके दिल में क्या है तो वो वही जानता है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश जायसवाल। इतने दिन की जो आपने चर्चा सुनी और जो लोगों की जो बातचीत लगी, आपके दिल की कोई ऐसी बात, एक कोई ऐसी टीस या कोई ऐसी अच्छी बात जो सरकार की लगती हुआ? ऐसा है, जो आदमी फील्ड में काम करता है, देखता है, उसको आदमी नहीं देख पाता। जिसको लोग जानते नहीं उसको लोग टिकट दे देते हैं, समझो। जो आदमी दिन भर मेहनत करता है, जो पूरा वर्कर सुबह शाम तक करता है, उसको लोग पहचानते, उसको लोग टिकटें नहीं देते हैं, लोग जानते ही नहीं। तो इसलिए उस आदमी को टिकट देना चाहिए जिस आदमी को क्षेत्रीय जनता जानती जनता जानती है, दुकानदार जानता हो। एक दुकानदार 1000 आदमी को समझा सकता है, पब्लिक नहीं समझा सकती। एक दुकानदार 1000 जनता को समझा सकती है। उसके पास लोग, इतने लोग कस्टमर आते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए समाज सेवा, तो दुकानदार समाज सेवा भी करता है और उसका जो है पूरा राजस्व भी देता है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सत्ता आने वाली है? अब देखिए किसकी सत्ता आती है, तो दो ही पार्टियां हैं। तो आपका विवेक क्या कहता है? अब विवेक में क्या बताया जाए, विवेक अब दोनों पार्टियां। आप भी गुप्त रखना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आप, खैर ये अपना एक अधिकार है और 5 साल में एक बार मौका मिलता है। वैसे आप क्या गुटने में? आप? मेरा नाम जितेंद्र गुप्ता है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव में अब 2 ही पार्टी में है, बीजेपी और सापा में, ठीक है। लेकिन कोई भी पार्टी आए, शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है। लखनऊ के जितने गवर्नमेंट स्कूल को छोड़ के, गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई उतनी बढ़िया हो ही नहीं रही, जो प्राइवेट स्कूल एकदम लूट मचा रखी है। तो प्राइवेट स्कूल भी जब से कोरोना काल आया तब से तो बंद। फीस पूरी जा रही है। मेरा बच्चा भी पढ़ता है सीमेंस स्कूल में, फीस जा रही है, कोई उसमें छूट नहीं कर रहे हैं। इस पर सबसे पहले तो प्राइवेट स्कूलों में लगाम लगानी चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र बहुत कमज़ोर है हम लोग का, चिकित्सा और स्वास्थ्य दोनों ही। और रोजगार तो चाहिए। जैसे व्यापारी भाइयों का बड़ा नुकसान हुआ कोरोना में, कोई बिल माफ़ी नहीं की, किसी तरह की छूट नहीं दी गई। तो इन सब चीज़ों में और महंगाई बढ़ रही है। जैसे कि पेट्रोल किसानों वगैरह के लिए जो भाई हम लोग को करते हैं, पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। ये स्थिर होने चाहिए, ठीक है। क्या चुनाव की अगर बात करें, खासतौर से पूर्वी विधानसभा की, तो आप किसको मजबूत देख रहे हैं, भाजपा को या यहाँ से सपा को? तो भाजपा की दिख रही है। मैंने फिर कहा कोई भी आए क्योंकि मान लीजिए 5 साल अभी आ भी गए, जनता बहुत ही चतुर होती है। आप गए और इस बार लोग नाखुश भी हैं, और पर भाजपा मजबूत दिख रही है, ये थोड़ा सा समझ के परे है। बड़े इसलिए कि काम इनके अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं कि टोटल बुराई की जा सके किसी भी पार्टी में, क्योंकि कोई आदमी होता है उसमें अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। तो हम एकदम क्लीन चिट किसी को नहीं दे सकते हैं। अच्छा, अच्छाइयाँ कम है, बुराइयाँ ज़्यादा, ये कहा जा सकता नहीं, बुराइयाँ भी नहीं है, अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, बराबर है। लेकिन पार्टी जो है मजबूती जो दोनों पार्टी में है वो बीजेपी और सापा में ही है। क्या नाम है आपका और क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? मेरा नाम अनुज साहू है। भारतीय उद्योग किसान व्यापार मंडल का मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। योगी सरकार ने मंदिर और मस्जिद का तो विकास किया, लेकिन व्यापारियों का कहीं से भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है।
महंगाई चरम पे पहुंच गई है, पेट्रोल डीजल के भाव आसमान में हो गए हैं, सरसों का तेल कहाँ पहुंच गया है। इस मामले में सरकार फेल रही है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो राम को लाए हैं और जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उनके जो कार्यकर्ता इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस तरह के चुनाव प्रचार के गाने और इस तरह के लोगों पे जो संदेश दिया जा रहा है, कैसे देखते हैं आप? ये गाने तो हर चुनाव में बजा करते हैं, हर बार चुनाव आते हैं और गाने बजेगा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। क्या सरकार नहीं आएगी भारतीय जनता पार्टी? बदलाव चाहती है सरकार। अभी हम नहीं कहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी कि नहीं, लेकिन जनता बदलाव चाहती है, सरकार किसी की भी आए। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि बदलाव का मतलब ही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं आपकी नज़र से लगता है कि नहीं आना चाहिए, चूंकि विकास के कार्य हो, चाहे वो मानसिकता या सोच की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो गिरावट ये देख सकते हैं। मैं अमूमन जब लोगों से बातचीत करता हूँ तो मुझे भी ये देखने को मिलता है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसको आप कह सकते हैं बीजेपी के लिए खास तौर से। लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, लोग अब ये भी कहते हैं कि भाई मज़ा तो नहीं आ रहा उनके विकास कार्यों से, हम खुश भी नहीं है, लेकिन भैया ये बताओ कि इसके अलावा ऑप्शन क्या है। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। लेकिन अब ऑप्शन की अगर बात की जाए तो भाई विपक्ष भी मजबूत है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर फिलहाल बात करें राजनीति की और चुनाव की, तो जनता को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। ये जो नफरत भरी राजनीति है, इसको लेकर के मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये चैनो और अमन का देश है मेरा, यहाँ नफरत की राजनीति रहने दो, लाल हरे में मत बांटो, इसे शान तिरंगा रहने दो। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।